वेलकम बैक टू सलाम हिंदुस्तान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पड़ोसी देश नेपाल में घटित एक दहला देने वाली घटना से रूबरू कराएंगे। कभी आपके नाम पे लॉटरी निकली है? जवाब होगा नहीं। लेकिन आपके मोबाइल फोन्स पर कई बार ऐसे कॉल्स आए होंगे जब आपको बताया गया होगा कि आपके नाम पर लॉटरी निकली है। लेकिन आज की दुनिया इतनी सजग हो गई है कि ऐसे जालसाजों के चक्कर में कम ही लोग आते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटित होती है, जिसमें 19 साल के कॉलेज जाने वाली लड़की ख्याति श्रेष्ठ का अपहरण किया जाता है और क्रूरता की सभी हदों को पार करते हुए उसे मार दिया जाता है। थोड़े से पैसे के लिए आदमी ऐसा भी कर सकता है, शायद कर सकता है। इस घटना के बाद पूरे नेपाल में बवाल ही मच गया था। स्कूल्स और कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां और इनके माँ बाप नेपाल की सड़कों पर उतर आए थे। नेपाल में चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गए थे। एक व्यक्ति ने अपने ही स्टूडेंट का थोड़े से पैसों के लिए कत्ल कर दिया था। थोड़े से पैसों के लिए उसने अपने स्टूडेंट, एक 19 साल की भोली भाली लड़की के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसका अपहरण किया और फिरौती मिलने के बाद भी उसे मार डाला। यह घटना 2009 नेपाल के राजधानी काठमांडू की है। काठमांडू में वीरेन प्रधान नाम का एक टीचर रहता था। वीरेन प्रधान भारत का रहने वाला था, लेकिन अपने नाम के आगे श्रेष्ठ लगाकर नेपाली बनने का दिखावा करता था, क्योंकि श्रेष्ठ नेपाल में ही पाए जाते हैं। लगभग 20 साल पहले दार्जिलिंग छोड़कर वीरेन नेपाल चला गया था। पढ़े लिखे होने की वजह से उसे वहाँ एक कॉलेज में साइंस के टीचर की जॉब मिल गई थी और जल्दी ही नेपाल में वो एक अच्छा घर बनवा लिया था। चूंकि घर बड़ा था, उसने घर के कई हिस्सों को किराए पर उठा दिया था। उन किराएदारों में एक श्रेष्ठ परिवार भी था। इस परिवार में माँ बाप के अलावा उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठ था। लेकिन किन्हीं वजहों से वीरेन प्रधान ने कुछ ही दिनों में अपने इस बिल्डिंग को बेच दिया और खुद काठमांडू के किसी दूसरे इलाके में किराए पर रहने लगा। ख्याति और उसका परिवार बीरथ नगर में किराए पर चले गए थे। ख्याति पढ़ने में तेज थी। 10वीं क्लास के बाद उसकी हायर स्टडीज को दिमाग में रखते हुए ख्याति के पिता परिवार सहित काठमांडू में शिफ्ट हो गए। काठमांडू एक बड़ा शहर है, नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह की ज़्यादा सुविधा है। यहाँ ख्याति ने जुबलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में 12वीं क्लास में एडमिशन करवाया। इसी बीच एक घटना घटती है। 5 जून 2009 में ख्याति के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज के माध्यम से उसे सूचित किया गया था कि लकी ड्रॉ में उसकी लॉटरी निकली है। ये सूचना महिलाओं की एक पत्रिका की ओर से था। इनाम में 20,000 रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा विजिट करने के टिकट की भी बात की गई थी। ख्याति श्रेष्ठ के लिए यह थोड़ा चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इनाम तो इनाम होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। तभी एक अनजान महिला का फोन आता है। फोन पर उससे कहा जाता है कि वो बताए गए पते पर आकर अपने इनाम की राशि और पोखरा के विजिट के लिए अपना टिकट कलेक्ट कर ले। ख्याति ने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप का खुश होना लाजमी था। ख्याति अपने नौकर राम के साथ बताए गए पते पर काठमांडू के पुताली सड़क पर पहुंचती है। बताए हुए एड्रेस पर पहुंचने पर ख्याति राम को वापस भेज देती है। उस एड्रेस पर ख्याति को एक महिला मिलती है जो अपने आप को उस मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है। इनाम लेने देने की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने का हवाला देते हुए ख्याति को वो एक पास के अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट में वीरेन प्रधान मिलता है, जो ख्याति को देखकर चौंकने का ड्रामा करता है। वीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स यानी कि कोई नशे की चीज़ मिलाई हुई थी, जिसे पीकर ख्याति बेहोश हो जाती है।
वक्त गुजरता जा रहा था। ख्याति के पिता बार बार ख्याति के मोबाइल फोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार मोबाइल फोन बंद आ रहा था। बेटी की तलाश में माँ बाप इधर उधर भटकने लगे। अपने जानने वाले लोगों में और रिश्तेदारों में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ख्याति का कुछ भी पता नहीं चला। शाम को उनके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। ख्याति के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैसेज के आखिरी में यह भी लिखा था कि अगर आप ख्याति को जिंदा देखना चाहते हो तो इसके बारे में किसी को भी कुछ न बताएं और रुपयों का इंतजाम जल्द से जल्द करें। ख्याति के माता पिता दोनों ही घबरा उठे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगर उन्होंने पुलिस को सूचित किया तो अपहरणकर्ता ख्याति को जान से मार सकते थे। इसलिए दोनों माँ बाप घबराई सी स्थिति में ये डिसाइड करते हैं कि ख्याति के अपहरण के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर अपहरणकर्ता को दे देंगे। और बेचारे दोनों पैसों का इंतजाम करने के लिए जुट जाते हैं। अगले दिन सुबह ख्याति के पिता को एक मैसेज मिलता है कि वो पैसों के साथ बुटवल के बस अड्डे पर पहुंच जाएं। क्या करते क्या न करते दोनों बेचारे बुजुर्ग बुटवल के बस अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक मैसेज आता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो पैसों को लेकर सुनौली पहुंचें। सुनौली पहुंचने पर उनको दार्जिलिंग पहुंचने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बार ख्याति की माँ और उनके नौकर राम को ही आने के लिए कहा गया था। दार्जिलिंग में उन्हें काकरमीटा के एक होटल में पहुंचने के लिए कहा जाता है। उनसे कहा जाता है कि वहां होटल में उन्हें एक व्यक्ति मिलेगा जिसे उन्हें ये पैसों को देना है। राम को लेकर उस होटल में पहुंचती हैं। वहां ख्याति की माँ की नज़र होटल के लॉबी में बैठे हुए बीरेन प्रधान पर पड़ती है। बीरेन वहां से फौरन हटते हुए ख्याति की माँ को मैसेज करता है। राम को पैसे के साथ होटल के अंदर एक खास जगह पर बुलाता है। राम पैसा लेकर बताए हुए स्थान पर पहुंचता है। राम बीरेन को पहचान लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। पैसे बीरेन को देने के बाद राम ख्याति की माँ के पास लौट आता है। मैसेज के द्वारा बीरेन ख्याति की माँ को घर लौटने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप घर जाइए, ख्याति घर पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 दिनों के बाद भी ख्याति घर नहीं पहुंची। परेशान सी हालत में ख्याति के माँ बाप पुलिस से रोते बिलखते पूरी दास्तान सुनाई। बीरेन टीचर होने के साथ ही साथ एक जुआड़ी भी था। कैसीनो में काफ़ी बड़ी रकम हार गया था, जिसकी वजह से उसे अपना घर बेचना पड़ा था। लेकिन इस रकम से उसका कर्जा पूरी तरह से नहीं उतरा था। इसी बीच उसकी मुलाकात ख्याति श्रेष्ठ से होती है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि हायर स्टडीज़ के लिए ख्याति पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाली है और इसके लिए उसके घर वालों ने जायदाद बेचकर काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है। बीरेन प्रधान के दिमाग में एक शैतानी योजना पनपने लगती है। उसने सोचा क्यों न वो इस पैसे को हड़प ले। इन पैसों से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस फिर क्या था, उसने अपने एक स्टूडेंट मैरीना शाक्या को अपने झांसे में लिया और ख्याति श्रेष्ठ के किडनैप का प्रोग्राम बनाया। मैरीना शाक्या ही वो लड़की थी जिसने ख्याति को कॉल कर इनाम की और पोखरा के टिकट की बात की थी। ख्याति के मर्डर के बाद बीरेन ने सोचा क्यों न ख्याति के लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर काठमांडू के आसपास के जंगलों में फेंक दे। ऐसा करने से जंगली जानवर उस लाश के टुकड़ों को खा जाएंगे और वो आसानी से अपने आप को बचा लेगा। लेकिन ख्याति के लाश के टुकड़े जंगलों में चीखने लगीं, चिल्लाने लगीं। वीरेंद्र ख्याति के इन लाश के टुकड़ों की आवाज़ों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका और धीरे धीरे पुलिस इन लाश के टुकड़ों तक पहुंच गई। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वीरेंद्र को पकड़ने में सफल रही। इस घटना के उजागर होने पर समस्त नेपाल के छात्र छात्राएं और आम जनता सैलाब की शक्ल में सड़क पर उतर आईं।
नेपाल के प्रशासन से बीरेंद्र को मांगने लगी, बीरेंद्र ने हमारे देश के होनहार लड़की को मारा है, हम भी उसका कत्ल करना चाहते हैं, हम भी उसके टुकड़े टुकड़े करके मार देना चाहते हैं। ऐसा बवंडर नेपाल अपने इतिहास में पहली बार देख रहा था। नेपाल का प्रशासन घबरा उठा था। जल्द से जल्द बीरेंद्र के केस का निपटारा करते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बीरेंद्र को 39 साल की कैद की सख्त सजा सुनाई। मरीना शाक्या को 20 साल की सजा दी गई थी। ऐसा मर्डर, ऐसी घटना नेपाल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इस घटना ने नेपाल के लोगों को झकझोर कर रख दिया था।